नमस्कार, वेलकम टू भूगोल शाला में पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन। तो जिस प्रकार से 5वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी तक ज्योग्राफी में जो अपने कोर्स आइडिया और अपनी दार्शनिकता को रिप्रेजेंट करने वाले जो चिंतक हैं, फिलोसफर हैं, विचारक हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो संपूर्ण अर्थ के बारे में बताने वाले, ज्योग्राफी के बारे में हमें बताने वाले, ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल करने वाले, और आज तक स्टार्टिंग फेज से ज्योग्राफी प्रारंभ होने से लेकर के और आज वर्तमान में प्रौद्योगिकी युग में हम कहें पोस्ट मॉडर्निज्म या मात्रात्मक क्रांति तक या 20वीं शताब्दी तक, आज तक के समय में भौगोलिक चिंतक आए और उन्होंने अपने अपने थ्योरीज हैं वो इसमें दी, अपने आइडियाज दिए, अपने फिलोसफी को यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे और वो भौगोलिक चिंतन कहलाता है। जैसा कि ज्योग्राफिकल थॉट में सबसे पहले हम ग्रीक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को हम स्टडी करेंगे। तो जो ग्रीक फिलोसफर हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिकल थॉट में या भौगोलिक चिंतन में या ज्योग्राफी में, उनका क्या योगदान है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर और ब्रिटिश जो सबसे नए ज्योग्राफर जो रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर, इसमें सबसे पहले जर्मनी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, अमेरिकी ज्योग्राफर को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर को स्टडी करेंगे। तो ग्रीक एक सभ्यता है और ग्रीक जिसको यूनानी सभ्यता कहते हैं, और इसमें बेसिकली यूनान में ग्रीक स्कॉलर या फिलोसफर अपना क्या थॉट्स और आइडियाज और फिलोसफी देते हैं ज्योग्राफी में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक फिलोसफर इन ज्योग्राफी। ओके, तो सबसे पहले हम यूनान की बात करते हैं, ग्रीक की। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में जो अपना योगदान दिया है उसमें यूनान और ग्रीक विद्वानों का सबसे पहले नाम आता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में संपूर्ण बता दिया था, लेकिन सबसे पहले इनके जो प्रयास रहे हैं या हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो हमें आभास इस सब्जेक्ट का होता है वो यूनान या ग्रीक जो स्कॉलर है वो कराते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो ग्रीक स्कॉलर हैं वो उन्होंने अपने गद्य और पद्य के माध्यम से ज्योग्राफी को समझाने का प्रयास किया है, या हम कहें एस्ट्रोनॉमर जो रहे हैं, इन्होंने हिस्ट्री के रेफरेंस में या किसी स्थान के संदर्भ में इन्होंने ज्योग्राफी को समझाया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन्होंने ज्योग्राफी में वर्क किया है। तो सबसे पहले हम बात करें यूनान जो स्कॉलर है उसमें होमर का, ठीक है। तो होमर जो एक कवि थे और इन्होंने कविताओं के माध्यम से ज्योग्राफी में अपना फिलॉसफी को एंटर करा है। इसके अलावा धार्मिक पुस्तक इनकी ओल्ड टेक्सानोमी, जिसको एक यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कहते हैं, और इसमें भी ज्योग्राफी का विवरण पाया जाता है। ठीक है। फिर यूनान में एक महत्वपूर्ण विद्वान जिनका नाम हम जानते हैं कि होमर की बात में आते हैं हिकेटियस और हेरोडोटस, जिनका नाम हम सुनते हैं। तो जिन्होंने ज्योग्राफी को एस्टेब्लिश किया या सिस्टमैटिक विवरण प्रस्तुत किया, तो किसी विद्वान ने, जिस प्रकार से हेरोडोटस, वो कहते हैं कि ज्योग्राफी का स्टडी है वो हिस्टोरिकल वे से करना चाहिए और दोनों सब्जेक्ट आप एक दूसरे के पूरक हैं।
और जैसा कि हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हिस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से डेविस ने भी कहा है, हट्टन भी कहते हैं कि हमारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आज बने हैं, फिर डिस्ट्रॉय हुए हैं, फिर वापस से बने हैं। तो जिस प्रकार से एक सिस्टमेटिक इनकी जो लाइफ अवस्थाएं जो बनती हैं, तो एक हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, देन हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर, तो होमर कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, सबसे पहले हम होमर को पढ़ेंगे। तो होमर एक फिलोसफर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थेल्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, एनेक्सिमेंडर कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस का भूगोल में क्या योगदान है, और हेरोडोटस कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो प्लेटो कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी, तो प्लेटो ने ज्योग्राफी के लिए क्या अपना योगदान दिया है। एरिस्टोटल कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी, इरेटास्नीज जिन्होंने भूगोल शब्द प्रस्तुत किया है हम सबके लिए, जिसको हम आज ज्योग्राफी कहते हैं, तो वो इरेटास्नीज ने। पोलीबियस हैं, हिप्कार्स काफी इंपॉर्टेंट विद्वान हैं। जैसा हम 360 की बात करते हैं, अक्षांश देशांतर लाइन की बात करते हैं, तो हिप्कार्स ने अपना योगदान दिया है। पॉसिडोनियस, तो इस प्रकार से ये लिस्ट ऑफ ग्रीक स्कॉलर ज्योग्राफर हैं, और इन्हीं का कंट्रीब्यूशन हम ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे एक सिस्टमेटिक वे से। कई बार एग्जाम में आपसे इनका टाइम पीरियड है वो अरेंज करना भी आ जाता है, कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो विद्वान जिन्होंने अपना योगदान दिया है ज्योग्राफी में, उनका समय के साथ में मैचिंग करनी होती है। तो सबसे पहले कौन आए, उसके बाद में किसने अपना योगदान दिया, तो ये लिस्ट ऑफ ज्योग्राफर है ग्रीक स्कॉलर्स की। तो स्टार्टिंग से ही आप इसे स्टार्ट कर दें। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हम कहते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। राजनीति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, जो ज्योग्राफी में भी इन्होंने वर्क किया है। नेक्स्ट है पॉलीबियस, हिप्कार्स और पैसिडोनियस। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला जो ज्योग्राफर है। तो सबसे पहले देखिए होमर, जिनका टाइम या समय 750 बीसी टू 700 बीसी, ठीक है। तो बिफोर क्रिस्ट इनका टाइम पीरियड रहा है, जो 750 बीसी से और 700 बीसी तक का इनका समय रहा है। हम वापस से टाइम पीरियड में अभी चल रहे हैं, 750 से 700 चले, फिर 700 से 600 ऐसे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए होमर एक महान कवि थे। तो ये पद्य के कवि हैं, ये कविता की रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, और अपनी कविताओं के माध्यम से ये ज्योग्राफी में अपना योगदान देते हैं, अपना विचार देते हैं। तो उनकी कृतियां या उनकी फेमस जो बुक हैं वो दो हैं, इलियड और ओडिसी, ठीक है। तो इनकी फेमस बुक जिनका नाम है इलियड और ओडिसी। तो इन्होंने ट्रोजन युद्ध का वर्णन भी किया है। ट्रोजन युद्ध का वर्णन ओडिसी इनकी रचना है उसमें किया गया है। तो इलियड, ओडिसी इनकी पद्य की रचनाएं हैं। अच्छा, ठीक है। फिर होमर क्या करते हैं कि वो 4 हवाओं का, मेनली सबसे पहले क्या है, 750 बीसी से 700 बीसी तक ये काम करते हैं। सबसे यूनानी, सबसे पहले ये एक ज्योग्राफर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और सबसे पहले हैं जो कि एक कवि हैं और कविता रचित करते हैं, और उसमें इलियड और ओडिसी इनकी 2 फेमस कवि हैं होमर, और उन्होंने इलियड और ओडिसी 2 बुक रखी, ठीक है। ट्रोजन युद्ध का वर्णन करते हैं ओडिसी। और अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है वो है कि ये 4 हवाओं के बारे में वर्णन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने 4 हवाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहला है बोरस, दूसरी है यूरेस जिसको पूर्वी हवा,
ठीक है। बोरस जो कि उत्तरी हवा है, यूरस जो कि पूर्व की ओर से चलने वाली पूर्वी हवा है, नोटस जो दक्षिणी हवा है, और जेफायरस जो पश्चिमी हवा है। ये कहते हैं कि सबसे पहले जो अर्थ है, अर्थ के सराउंड्स एक ओशियनिक रिवर है, एक महासागरीय नदी है, जिससे ही सूर्य निकलता है, छिप जाता है। अच्छा, फिर हम आसमान की बात करते हैं तो ठोस उन्नतोत्तर मेहराब की बात करते कि इस प्रकार से एक मेहराब है और उसके पिलर्स के ऊपर ये जो आपका आसमान है वो टिका हुआ है। अब आप क्या सोचेंगे कि ऐसे जो विद्वान हैं और इनकी बातों को सच माना गया है, तो सबसे पहले आप ये जाने कि जब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, जब हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होता है, तब सबसे पहले जो अपना एक प्रयास करता है, अपनी एक कोशिश सबसे पहले करते हैं और अपने आइडियाज लगा करके उस चीज को बहुत हद तक समझाने का प्रयास करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यूनानी क्या कहते हैं, इस प्रकार से ठोस उन्नतोत्तर मेहराब से घिरा हुआ, पृथ्वी को आकाश से घिरा हुआ बताते हैं और महासागरीय नदी से अर्थ को घिरा हुआ बताते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं होमर कि आकाश है वो स्तंभ के ऊपर घिरा हुआ है, स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और अर्थ है वो चारों ओर महासागरीय नदी से घिरी हुई है। ठीक है, उनकी दो फेमस पुस्तक है, इलियड और ओडिसी। तो सिंपल सी बात है, चार बातें हमने होमर के बारे में पढ़ी हैं। पहला, वो पद्य के कवि हैं जिन्होंने दो पुस्तक लिखी है, इलियड और ओडिसी। ट्रोजन युद्ध का ओडिसी में वर्णन प्रस्तुत किया है। चार हवाओं के वर्णन करते हैं, जिसमें बोरस उत्तरी हवा है, यूरस पूर्वी हवा है, नोटस दक्षिणी और जेफायरस पश्चिमी हवा की बात करते हैं। पृथ्वी है वो चारों ओर से महासागरीय नदी से घिरी हुई है और आकाश है वो उन्नतोत्तर मेहराब से पृथ्वी को उसने ढक रखा है, आकाश ने। ठीक है, तो यहां से तो इनको सिर्फ यूनान से ये परिचित थे, ये यूरोप से या एशिया से परिचित नहीं थे। इन्हें जाहिर सी बात है, जहां हम रहते हैं वहीं को सेंटर समझते हैं। तो सभी जितने भी विद्वान आएंगे वो सभी पृथ्वी का जो केंद्र है वो जहां रहते हैं उसी को मानते हैं। अगला देखिए, विद्वान का नाम है थेल्स कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो 624 बीसी से 545 बीसी। ठीक है, तो थेल्स का जो योगदान महत्वपूर्ण रहा है, तो थेल्स 624 से 545 बीसी तक ज्योग्राफी में अपना योगदान देते हैं। तो ये कई परिमेय की उत्पत्ति इन्होंने ज्यामिति के, ज्योमेट्री के बहुत सारे परिमेय इन्होंने दिए हैं। पृथ्वी डिस्क या चपटी आकृति की है, तो इन्होंने पृथ्वी की शेप की बात की है कि पृथ्वी क्या है, चपटी है। इन्होंने बताया पृथ्वी कैसी है, चपटी है। ओके, ब्रह्मांड विज्ञान जल को सभी पादपों का सार मानता है। तो ब्रह्मांड विज्ञान जल को सभी पादपों का सार मानते हैं कि वहीं पर जीवन पॉसिबल है जहां पर पानी पाया जाता है। और इन्हें जो गणितीय भूगोल के संस्थापक चूंकि एनेक्सिमेंडर और थेल्स दोनों को माना जाता है, कंबाइनली इन्होंने ज्योग्राफिकल मैथमेटिकल ज्योग्राफी में वर्क किया है, तो गणितीय भूगोल के संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनके साथ एक विद्वान का नाम और आता है और वो है एनेक्सिमेंडर और थेल। एनेक्सिमेंडर को और प्लस में ये कौन, थेल्स। ठीक है, तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन जो कि त्यों उठ के क्वेश्चन पेपर में आता है। क्लियर है? तो थेल्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो गणितीय भूगोल में रहा है। ओके, और पृथ्वी को इन्होंने चपटा बताया। तो सबसे पहले तो अर्थ के बारे में ही अपने मत प्रस्तुत करेंगे सभी,
क्योंकि अर्थ किस प्रकार की है, सबसे पहला प्रश्न होता है वो यही है कि अर्थ है क्या, अर्थ किस प्रकार की शेप की है। तो थेल्स के बारे में ये था। नेक्स्ट देखिए एनेक्सीमेंडर कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो एनेक्सीमेंडर का कंट्रीब्यूशन 610 बीसी से और 546 बीसी तक रहा है। अब एनेक्सीमेंडर थेल्स का शिष्य या छात्र है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने उसी फील्ड में काम किया है। तो एनेक्सीमेंडर और थेल्स ने मिलकर के ज्योग्राफिकल मैथमेटिकल ज्योग्राफी में वर्क किया, ठीक है। तो गणितीय भूगोल में इनका बेसिकली योगदान रहा है। तो ये गणितीय भूगोल के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला देखिए, ही इंट्रोड्यूस बेबीलोन इंस्ट्रूमेंट नाउन एज नोमोन। तो बेबीलोन यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया है, काफी महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले बेबीलोनियन यंत्र जो कि एक वाद्य यंत्र ग्रोमोन, जो कि नोमोन के नाम से जाना जाता है। तो ये इन्होंने नोमोन का, और नोमोन क्या है, सूर्य घड़ी है, ठीक है, जो हमें टाइम बताती है सूर्य की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो वो सूर्य घड़ी जिसका नाम क्या है, नोमोन है। और नोमोन एक बेबीलोन यंत्र है। संस्थापक कौन है इसके, एनेक्सीमेंडर। याद हुआ कि एनेक्सीमेंडर नोमोन घड़ी का आविष्कार करते हैं और गणितीय भूगोल में काम करते हैं, क्योंकि थेल्स के शिष्य हैं तो दोनों ही गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। क्लियर है। इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट मैप ऑफ वर्ल्ड टू स्केल, तो मैप के आधार पर इन्होंने सबसे पहले दुनिया का मैप बना, ठीक है। और मैप भी इन्होंने ज्ञात विश्व का बनाया। और ये ज्ञात विश्व क्या है, मेन ये है कि जितना ये जानते थे उतने विश्व का वितरण इन्होंने मानचित्र पर दिखाया। तो दुनिया का सबसे पहला मैप इन्होंने बनाया। क्लियर है। अगला देखिए कैसा था वो मैप, वो मानचित्र गोलाकार था और चारों तरफ सागर नदी से घिरा हुआ था। तो जो इन्होंने जो मैप बनाया है वो कैसा है, चारों ओर से महासागर, ये जो नदी, जो कि किसने कहा, होमर ने कहा, उसी से सागरीय नदी से घिरा हुआ नक्शा था, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। और बीच में इन्होंने अपना जितना जानते थे उतने विश्व को इन्होंने प्रेजेंट किया है। क्लियर है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत एक्सप्लोर किया है और एक इन्हें ब्रह्मांड विज्ञान का जनक और खगोल विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है। तो एस्ट्रोनॉमी के फादर भी कहलाते हैं ये। और अक्षांश देशांतर शब्द इनके द्वारा ही गढ़ा गया। तो इन्होंने सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अक्षांश और देशांतर के आधार पर मैप बनाया, क्योंकि इन्हें ही पता चला था सबसे पहले अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो इसी बेस पर उन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। अब हमारी लाइन कंप्लीट है कि अक्षांश और देशांतर के बारे में इन्होंने पहले पता किया, ठीक है। फिर अक्षांश और देशांतर लाइन के आधार पर इन्होंने सबसे पहले मैप बनाया ज्ञात विश्व का, ठीक है, जो गोलाकार नक्शा था जिसके चारों ओर जल ही जल था, बीच में इनके द्वारा ज्ञात जो विश्व था। क्लियर है। तो गणितीय भूगोल में इन्होंने योगदान किया, नोमोन घड़ी का आविष्कार किया। एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि थेल्स के शिष्य हैं और थेल्स के साथ में ही वर्क करते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से एनेक्सीमेंडर का कंट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफी में रहा और इन्होंने एक मैप बनाया और एस्ट्रोनॉमी के फादर या संस्थापक भी ये कहलाते हैं। अगला देखिए, हिकेटियस कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो हिकेटियस का नाम आप सुनते हैं। मेनली क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड पढ़ते हैं। हिकेटियस जो कि 550 बीसी टू 476 बीसी इनका टाइम पीरियड रहा है। तो हिकेटियस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले हम हिकेटियस का नाम पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, और इसमें
नाम आता है, इरेटास्फीज का आता है, कई बारी क्वेश्चन में ऑप्शन आता है हिकेटियस का। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिकेटियस आंसर इन्होंने सही क्यों कर दिया। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का जो सिस्टमेटिक विवरण प्रस्तुत किया वो हिकेटियस। क्लियर है? इसी कारण से हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, जबकि भूगोल शब्द देने के कारण से भूगोल के फादर हम किसको कहते हैं? इरेटास्फीज। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखिए भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वाई? क्योंकि इन्होंने भूगोल का सिस्टमेटिक विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला देखिए उनकी मुख्य पुस्तक जस पीरियोडस और पेरीप्लस। ठीक है, जस पीरियोडस है पहली पुस्तक का नाम, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? पेरीप्लस। तो उनकी जो मेन पुस्तक है उसमें जस पीरियोडस, उसमें वो अर्थ का विवरण प्रस्तुत करते हैं, और पेरीप्लस में वो तटीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? तो पेरीप्लस में वो तटीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। तटीय सर्वेक्षण समझें आप, या तटीय विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इनकी दो फेमस पुस्तक है, जस पीरियोडस और पेरीप्लस। क्लियर है? और इसमें ये पृथ्वी का वर्णन करते हैं जस पीरियोडस में, पेरीप्लस में ये तटीय सर्वेक्षण करते हैं, तटीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? अब तक हमने ग्रीक या यूनान के पद्य कवि के बारे में जाना। कौन थे इसके ग्रीक या यूनान के पद्य कवि? होमर। और ग्रीक के गद्य कवि कौन है जो पहले लेखक थे? तो कौन थे वो? हिकेटियस। तो ये पद्य के विधा से और गद्यांश जो लिखते थे, गद्यांश के माध्यम से इन्होंने, जैसा हम पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी जो पेपर में भी आता है जिससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो वो एक गद्य के माध्यम से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनका काम पेरीप्लस, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है तटीय सर्वेक्षण। ओके, वापस आ गए। तो उन्होंने दुनिया को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहला यूरोपा और दूसरा है लीबिया। तो यूरोप जिसमें संपूर्ण यूरोप है, और लीबिया जिसमें एशिया सहित अफ्रीका। लीबिया शब्द में पूरा अफ्रीका और पूरा एशिया सम्मिलित है अकॉर्डिंग टू हिकेटियस। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका दोनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने लीबिया कहा है, और यूरोप। ठीक है, हिकेटियस ने भूगोल में दो दृष्टिकोण दिए हैं। पहला है नोमेथेटिक, जो कि कानून बनाना, या हम कहें कि किसी चीज के बारे में एक रूल्स, एक व्यवस्था बनाना। अगला है ईडियोग्राफिक। तो ईडियोग्राफिक और नोमेथेटिक, तो ईडियोग्राफिक वर्णनात्मक होता है, और नोमेथेटिक जो कानून बना करके हम स्टडी करते हैं, हम एक रूल्स बना करके स्टडी करते हैं। तो दो पर्सपेक्टिव से इन्होंने ज्योग्राफी को स्टडी करने के आइडियाज दिए हैं। और इन्होंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इन्होंने पृथ्वी को कैसा बताया है? गोलाकार तल पृथ्वी को बताया है। क्लियर है? पृथ्वी का तल कैसा है? गोलाकार। ठीक है, तो ये थे हिकेटियस। इन्होंने दो फेमस पुस्तक लिखी है। ठीक है, तटीय सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं, और ये प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? जस पीरियोडस। बिकॉज इन्होंने अर्थ का विवरण इसमें प्रस्तुत किया है लोकेशन वाइज। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से इन्होंने वर्णन किया है यूरोप और लीबिया का। तो प्रादेशिक वर्णन हो गया, एक स्थान के आधार से सिस्टमेटिक जो विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसी के कारण से हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, अग्रज भूगोल बेटा कहा जाता है। चलिए, तो यही हिकेटियस के बारे में है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। His book is Jus Periodus and Periplus. He was the first Greek writer, geographer है। और Hecataeus give two approaches in geography, nomathetical जो law making करके हम स्टडी करते हैं, और दूसरा है इडियोग्राफिक। तो इडियोग्राफिक और नोमैथिक
तरीके से हम स्टडी करते हैं। सर्कुलर प्लेन के आधार पर इन्होंने अर्थ की पोजीशन बताई। अगला देखिए, हेरोडोट्स कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो 485 बीसी टू 425 बीसी। तो इन्हें इतिहास का फादर कहा जाता है। सबसे पहले तो हेरोडोट्स ने हिस्ट्री में वर्क किया है और फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, मेन और इम्पोर्टेंट बात। अगला देखिए, इन्होंने हिस्ट्री का यात्रा इन्होंने यहाँ जहां जहां की है तो इन्होंने प्रजातियों का भी विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये नृवंश विज्ञानी भी कहलाते हैं, जो एक व्यक्ति को किसी विशेष समाज या समूह की संस्कृति का अध्ययन या वर्णन भी करते हैं, तो ये नृवंश विज्ञानी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पीसीज ऑफ ह्यूमन इन्होंने बताया है। तो सभी इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और सभी भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, ऐसा हेरोडोट्स कहते हैं। विश्व मानचित्र में मध्याह्न रेखा खींचने वाले प्रथम विद्वान हैं और पृथ्वी का आकार कैसा बताया है? चपटी डिस्क के आकार का। पहले विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को अंतर्देशीय सागर माना। मीन ये है कि अंतर्देशीय सागर जो कि लैंड से कवर्ड एक ओशन है, ऐसा कैस्पियन सागर के बारे में हेरोडोट्स ने कहा। और पृथ्वी के भूभाग को 3 महाद्वीपों जैसे यूरोप, एशिया, लीबिया में विभाजित किया। तो हेरोडोट्स के अकॉर्डिंग यूरोप, एशिया और लीबिया 3 महाद्वीप थे। अब लीबिया का मीन है अफ्रीका और एशिया, यूरोप। क्लियर है? मिश्र नील नदी का उपहार है इन्होंने का। तो बेसिकली इन्होंने नील नदी के बारे में, नील नदी के लिए ही इन्होंने डेल्टा वर्ड का यूज किया है और डेल्टा, नील नदी के डेल्टा के लिए ही इन्होंने डेल्टा वर्ड का सबसे पहले यूज किया है। तो डेल्टा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हेरोडोट्स ने किया है, जो कि नाइल रिवर के लिए किया है। इन्होंने नाइल रिवर के उद्गम को ओशन से माना है। पहली बार, चूंकि ये उद्गम को सही नहीं समझा पाते हैं, बाकी इसका जो डिपोजिशन होता है उस एरिया में डेल्टा बनता है, ऐसा हेरोडोट्स कहते हैं। तो पहली बार ठंडे से गर्म स्थानों की ओर हवाओं के चलने की अवधारणा इन्होंने दी है। तो सबसे पहली बार इन्होंने ठंडे से गर्म हवाओं के चलने की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। ओके, तो ये कहते हैं कि सूर्य एक चाप की तरह यात्रा करता है। यात्रा करता है। तो ये आप नोट कर लें, अपने शॉर्ट नोट बनाएं, जिससे आपके लिए इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हेरोडोट्स तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। तो इन्होंने मध्याह्न रेखा को खींचा, ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हेरोडोट्स से हिस्ट्री के का स्टडी है वो ज्योग्राफिकल वे से करना चाहिए, ज्योग्राफी का स्टडी है वो हिस्टोरिकल वे से करना चाहिए। नाइल रिवर के बारे में एंड ऑल इन्होंने बताया है। इन्हें किसका ज्ञान था? तो इन्होंने विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, बिकॉज यूनान के सराउंडर्स जो लगने वाला स्थान है उसके बारे में इन्हें ज्ञान। ठीक है, अरल सागर के बारे में, भूमध्य सागर के बारे, लाल सागर के बारे में, कैस्पियन सागर के बारे में इन्हें ज्ञान। अगला देखिए, प्लेटो कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी 428 बीसी टू 347 बीसी। तो निगमनात्मक पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है। निगमनात्मक में पहले नियम बनाए जाते हैं और फिर उसे तर्क के मास्टर कहलाते हैं, जो कि सामान्य से विशेष तक स्टडी को लेकर के जाते हैं। जो पहले सामान्य से विशेष तक, तो सामान्य या जनरल जो नियम बने होते हैं उन नियम को पहले स्टडी किया जाता है और फिर विशेष स्टडी तक पहुंचा जाता है। तो ये सामान्य से विशेष की पद्धति वो प्लेटो के द्वारा की गई है। इनके शिष्य अरस्तु द्वारा जस्ट इसी पद्धति को वापस उल्टा कर दिया गया है कि पहले विशेष और फिर सामान्य।
ठीक है, पहले मेनली हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद कोई लॉ स्थापित होगा। ठीक है, तो निगमनात्मक तर्क के मास्टर हैं वो प्लेटो कहलाते हैं। और अर्थ के बारे में इनका क्या विचार है, तो कहते हैं पृथ्वी गोल है। कौन कहते हैं? प्लेटो। तो बहुत हद तक इन्होंने अच्छा बताया, पृथ्वी गोल है। अगला देखिए, बंजर भूमि के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बीमार आदमी के कंकाल की तरह बंजर भूमि कहलाती, जो कि उदासीन है। अगला देखिए, सक्रिय एजेंट के रूप में मनुष्य को माना है। तो जो प्लेटो है, इन्होंने अर्थ को, पृथ्वी को गोल माना है और निगमनात्मक तर्क के मास्टर कहलाते हैं। बंजर भूमि के लिए इन्होंने ये शब्द, ये एक स्टेटमेंट दी है। तो मेनली ये इनके बारे में था। ठीक है, अगला देखिए, अरस्तु जो एरिस्टोटल कहलाने वाले ग्रीक स्कॉलर एरिस्टोटल को आगमनात्मक तर्क के मास्टर कहलाते हैं। ये जो विशेष से सामान्य तक स्टडी की पद्धति पर बल देते हैं। तो आगमनात्मक तर्क के मास्टर कहलाते हैं एरिस्टोटल, जिनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में है। तो ये भी पृथ्वी को कैसा बताते हैं, अब देखिए, गुरु और शिष्य। ठीक है, गुरु प्लेटो, अरस्तु, शिष्य। तो ये भी क्या कहते हैं, अर्थ को गोलाकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ को कैसा कहते हैं, गोल कहते हैं पृथ्वी को। अरस्तु, इनकी फेमस पुस्तक का नाम है मेट्रोलॉजिका। और मेट्रोलॉजिका क्या है, क्लाइमेट की पुस्तक। ठीक है, जिसमें इन्होंने जलवायु का विवरण प्रस्तुत किया है मेट्रोलॉजिका में। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के लिए किए गए कानून या मौलिक सिद्धांत पर ये बात करते हैं अरस्तु, और इनकी बुक का नाम है मेट्रोलॉजिका, जिसमें ये ज्वार की उत्पत्ति के बारे में भी सबसे पहले बताते हैं। तो ज्वार की उत्पत्ति के बारे में भी जिक्र करते हैं एरिस्टोटल। क्लियर है? अब आइए, इंपॉर्टेंट विद्वान जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते आए हैं, इरेटोस्थनीज, कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो 276 बीसी टू 194 बीसी, इरेटोस्थनीज प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता है, प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता कहलाते हैं। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेता किसे कहा जाता है? जिन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया है, भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया है इरेटोस्थनीज। और इसी काम के कारण से इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता। ठीक है, अब भूगणित के जनक है। ठीक है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर हैं वो एनेक्सिमेंडर थेल्स हैं। और भूगणित में, जियोलॉजी में मैथमेटिकल गणना का यूज करते हैं ये। तो भूगणित के जनक हैं, व्यवस्थित भूगोल के संस्थापक भी हैं। उन्हें अरस्तु के दृष्टिकोण को अपनाया इन्होंने, क्योंकि इनसे पहले ग्रीक या यूनान में बहुत सारे फिलोसफर आए हैं और इन सभी की स्टडी को इन्होंने रीड किया है और फिर अपने इन्होंने योगदान दिया है। तो सबसे पहले अरस्तु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन्होंने भी अर्थ को कैसा बताया है, गोलाकार बताया। तो पृथ्वी का आकार कैसा बताया, पृथ्वी का आकार ये गोलाकार मात्र। क्लियर है? ठीक है, उन्होंने अक्षांश और देशांतर की प्रणालियां विकसित की। तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर, चूंकि इनके पहले हिपकार्स जो अक्षांश देशांतर के आधार पर मैप बना चुके हैं और अक्षांश देशांतर रेखाओं का इन्होंने खोज की है। ठीक है, तो इन्होंने भूमध्य रेखा की सटीक लंबाई बताई। हाँ, ये बात है कि भूमध्य रेखा की सटीक लंबाई के बारे में इरेटोस्थनीज ने मापा था। इरेटोस्थनीज द्वारा पृथ्वी की परिधि को 25,000 मील बताया गया, लेकिन वास्तविक क्या थी, 24,860 मील, जो कि वास्तविकता के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, तो इन्होंने ठीक ठाक अर्थ की जो परिधि है उसको मापा है। तो इसी कारण से जो इतने सारे ज्योग्राफी में इन्होंने अपना योगदान दिया है, तो इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। पॉलीबियस जो ग्रीक स्कॉलर है, और पॉलीबियस एक भौतिक भूगोलवेता है।
ठीक है, जो फिजिकल ज्योग्राफर, जिन्होंने कटाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। तो जो इरोजनल एक्टिविटी है, तो इरोजनल एक्टिविटी में इन्होंने स्टडी किया है और सुझाव दिया है कि नदियां अपनी घाटियां कैसे ढकती हैं, कि रिवर है वो घाटी कैसे बनाती है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। यूनान के हैं पॉलीबियस और एक फिजिकल ज्योग्राफर है, और इन्होंने नदी के कटाव के बारे में काम किया है और कटाव की प्रोसेस या इरोजनल एक्टिविटी के बारे में सजेस्ट किया है। ठीक है, चलिए पॉलीबियस के बाद आते हैं हिपकार्स, कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी 190 बीसी टू 120 बीसी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहले तो इन्हें टिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ टिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के संस्थापक है, त्रिकोणमिति के संस्थापक कहलाते हैं। तो फादर ऑफ टिग्नोमेट्री हिपकार्स हैं। इन्होंने विषुओं की खोज करी। क्या मीन है इसका? विषु, सबसे पहले इन्होंने विषु की खोज की। और विषु क्या है? इक्विनॉक्स जिसको हम कहते हैं, जहां पर जो विषु होते हैं वो सर्द विषु और ग्रीष्म विषु होता है। विषु का मीन है इस समय सूर्य की लाइट है वो अर्थ पर बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। क्लियर है? तो ये विषु की खोज की है इन्होंने, सर्द विषु और ग्रीष्म विषु की खोज की है। अगला देखिए, एस्ट्रोलैब इन्होंने एस्टेब्लिश की है। तो इन्होंने एस्ट्रोलोब का लैब का आविष्कार भी किया है। तो एस्ट्रोलैब किसने? हिपकार्स ने। हिपकार्स मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफर हैं और इन्होंने विषु की खोज की है। अब पूरे वृत्त को, अर्थ को गोलाकार किसने माना है? अरस्तु, प्लेटो ने माना है। ठीक है, और इसी के बाद में इरेटास्मीस ने भी पृथ्वी को कैसा माना है? गोला, अरस्तु और प्लेटो की तर्ज पर। ठीक है, अब उस गोलाकार पृथ्वी का सबसे भूमध्य रेखा वाला पार्ट, ठीक है, तो पृथ्वी की परिधि को किसने मापा है? इरेटास्मीस ने। इस कारण से ही उन्होंने सबसे वृद्ध वृत्त भी बताया। अगला देखिए, पृथ्वी को 360 वृद्ध वृत्त बताया है हिपकार्स ने। तो अर्थ गोलाकार है और उस गोलाकार अर्थ में जो ये कंप्लीटली अक्षांश बनते हैं, जो ये वृत्त लाइन बनती है वो 360 बनती है। और 360 डिग्री में कंप्लीट ये वृत्त को इन्होंने बांटा है हिपकार्स ने। और सबसे वृद्ध वृत्त अर्थ के भूमध्य रेखा को बताया है, जिसे विषु कहा है। तो सबसे वृद्ध वृत्त विषुवत रेखा को बताया है। क्लियर है? अगला देखिए, 3 आयामी क्षेत्र को 2 आयामी विम में बदलने और ऑर्थोग्राफिक स्टीरियोग्राफी। देखिए, पर्टिकुलर ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक डिजाइन, ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्ट डिजाइन करने का श्रेय हिपकार्स को जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला देखिए, 3D को 2D में बदलने वाले ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्ट डिजाइन का श्रेय भी हिपकार्स को जाता है। क्लियर है? तो ये एक न्यू हम कहें कि नई बात है। सबसे पहले इन्होंने देखिए वृत्त को 360 में बांटा है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा को बताया, विषु उसी को बताया है। इसके अलावा 2D और 3D के बारे में ऑर्थोग्राफिक 3D और 2D स्टीरियोग्राफिक, तो ऑर्थोग्राफिक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्ट मेथड को इन्होंने बताया। क्लियर है? तो ये थे हिपकार्स जिन्होंने एस्ट्रोलैब। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि
एस्ट्रोलैब तो आविष्कार किया है हिपकार्स ने। तो एक यंत्र और था जिसको नोमोन कहा गया था, ये किसने दिया? नोमोन। तो नोमोन को सूर्य घड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो किसने बताया है सूर्य घड़ी के बारे में या नोमोन के बारे में? अगला देखिए, पॉसिडोनियस कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो पॉसिडोनियस का ज्योग्राफी में क्या योगदान है? 135 बीसी टू 50 बीसी तक इन्होंने वर्क किया है। पॉसिडोनियस इनका नाम है, वो ओशंस के बारे में आता है। तो इनकी फेमस बुक का नाम भी क्या है? द ओशियन है। द ओशियन इनकी बुक का नाम। द ओशियन इनकी फेमस पुस्तक। क्लियर है? तो पॉसिडोनियस वाज अ इंपोर्टेंट ग्रीक हिस्टोरियन, एस्ट्रोनॉमर है, नक्षत्र विज्ञानी है, ज्योग्राफर है और एक फेमस टीचर है। तो ही रोट अ बुक द ओशियन। तो इन्होंने एक फेमस पुस्तक द ओशियन लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनानी भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है वो ज्योग्राफी में रहा है। इसमें मेन ज्योग्राफर है वो कवर करवाने का प्रयास किया गया है। तो कंप्लीटली ग्रीक ज्योग्राफर का महत्वपूर्ण योगदान इसमें आ चुका है। नेक्स्ट के क्लास में हम रोमन कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो जिस प्रकार से हम एक सिस्टमेटिक वे से चले थे, सबसे पहले हमने ग्रीक ज्योग्राफर को पढ़ा है, उसके बाद रोमन साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ और रोमन, इसी प्रकार से रोमन ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफी में रहा। तो सबसे पहले ग्रीक विद्वानों का इसमें अहम योगदान रहा थॉट में। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट की क्लास में रोमन कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसी के साथ ये है क्लास का एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.